आरक्षण एक ऐसा कंट्रोवर्शियल मुद्दा है जिस पर तमाम तरह के लोग तमाम तरह की बातें करते रहते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग आरक्षण के कॉन्सेप्ट को सही से समझते ही नहीं है। बस जिनको आरक्षण मिलता है वो आरक्षण के पक्ष में बातें करते हैं और जिन्हें नहीं मिलता है वो रिजर्वेशन के खिलाफ बातें करते रहते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से आरक्षण के कॉन्सेप्ट को गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आरक्षण आखिरकार है क्या। दरअसल आरक्षण एक सकारात्मक भेदभाव है जिसका उद्देश्य समाज में समानता लाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये सकारात्मक भेदभाव यानी कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। तो इस एग्जाम्पल को गौर से समझिए, जहाँ पर 3 लड़के एक दीवार के पास खड़े हैं और वे दीवार के उस पार देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन तीनों की हाइट सेम नहीं है। यहाँ तक कि एक लड़का दिव्यांग भी है, जिससे ये दोनों तो दीवार के उस पार देख ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में अगर इन दोनों की हाइट टेबल की मदद से बढ़ा दी जाए तो ये तीनों आसानी से दीवार के उस पार देख पाएंगे, और इसी को पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, जिसमें कुछ कमजोर और वंचित वर्ग के लोगों को एक्स्ट्रा रिसोर्सेज देकर मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाता है। दूसरे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं और वो एक मिडिल क्लास फैमिली है जो कि अपने बच्चों पर एक लिमिटेड पैसे ही खर्च कर सकते हैं, और अचानक से एक बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है और डॉक्टर ने इस बीमार बच्चे की खुराक को बढ़ाने की सलाह दी है। तो ऐसे कंडीशन में उस बच्चे के पेरेंट्स हेल्दी बच्चे का खुराक कम करके बीमार बच्चे को ज्यादा खिलाएंगे ताकि वह जल्द से जल्द स्वस्थ हो सके। ये भी एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ही था जो कि आमतौर पर सभी परिवारों में होता है। ठीक इसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन संविधान भी करता है, लेकिन जब तक यह भेदभाव एक परिवार तक सीमित रहता है तब तक यह सभी लोगों को ठीक लगता है। लेकिन जैसे ही ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन सामाजिक स्तर पर किया जाता है तो कुछ लोगों को दिक्कत होने लगती है। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि इनके पूर्वजों ने दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों को कितना सताया और उनका शोषण किया है। बता दें कि इंडिया में कास्ट सिस्टम से पहले वर्ण सिस्टम था, जिसमें समाज 4 हिस्सों में बटा था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आमतौर पर उस समय पढ़ाई सिर्फ ब्राह्मण ही करते थे और क्षत्रिय रक्षा और राजपाट संभालने का काम करते थे, वैश्य खेती करते थे और शूद्र एक दास की तरह इन तीनों वर्गों की सेवा करते थे। लेकिन समय के साथ ये व्यवस्था काफी क्रूर होती गई और साथ ही ये समाज अलग अलग जातियों में बंटने लगा और भेदभाव भी शुरू हो गया। और इस तरह ऊपर की ये दोनों जातियां हजारों साल तक दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को डोमिनेट करते रहे, यहाँ तक कि हजारों साल तक शिक्षा का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रियों के पास था। और छुआछूत भी हमारे समाज की सच्चाई रही है, जिसमें दलित और पिछड़े वर्ग के लोग अपने कमर में झाड़ू बांध कर चलते थे, जिससे रोड से उनके पैरों के निशान मिटते जाए ताकि अपर क्लास के लोग उस पर चल सके। यहाँ तक कि ये लोग अपने गले में कुल्हड़ भी लटकाए रखते थे ताकि ये लोग रोड पर थूके ना। आमतौर पर अपर क्लास के लोग ऐसा कहते हैं कि इतिहास में जो भी हुआ वो तो हमारे पूर्वजों ने किया था, तो उनकी सजा हमें क्यों। दरअसल यहाँ पर 2 तरह के कानून होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। जैसे मान लीजिए कि आपके दादा या परदादा ने किसी की मर्डर या हत्या कर दी है तो उनकी सजा आपको नहीं मिलेगी, और ये जस्टिफाइड भी है। जिसने मर्डर किया उसे ही सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सिविल मामलों में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपके दादाजी ने अपने जीवन भर जितनी संपत्ति अर्जित की वो आपके फादर को मिलेगा, फिर आपको। और अगर आप अपने पुरखों की जिंदगी भर की कमाई का हकदार बनते हैं तो आपको अपने पुरखों की ही कमाई का कुछ हिस्सा उनको देना पड़ेगा, क्योंकि आपके पूर्वजों के पास अधिकार कुछ ज्यादा थे, जिससे वे संपन्न और समृद्ध होते चले गए, और किसी और समुदाय के पास कोई अधिकार ही नहीं था, जिससे वे गरीब और अनपढ़ रह गए। अपर क्लास के लोगों को संपत्ति मिला, शिक्षा मिला, अच्छा माहौल मिला, वो सब तो उन्होंने बड़े अच्छे मन से ले लिया, लेकिन जब उसका थोड़ा सा नुकसान हुआ तो ये जिम्मेदारी से भागने लगे कि उनकी गलतियों का भरपाई हम क्यों करें, जो कि ये बात पूरी तरह से गलत है। अगर आप अपने पुरखों की संपत्ति का हकदार बन सकते हैं, उनकी दी हुई शिक्षाएं प्राप्त कर सकते हैं, उनकी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, तो उनकी गलतियों की भरपाई आपको ही करना पड़ेगा। इसके बाद अपर कास्ट के लोग ये भी कहते हुए सुने जाते हैं कि ये जो आरक्षण है वो तो मेरिट के खिलाफ यानी कि योग्यता के खिलाफ है, और जब योग्यता के खिलाफ लोगों को नौकरियां दी जाएंगी तो देश का विकास कभी नहीं हो सकेगा। कुछ मामलों में इनकी बात सही भी है, क्योंकि हमें जब भी ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन करना होगा, टेक्नोलॉजी की दुनिया में आगे बढ़ना होगा, या फिर डिफेंस या स्पेस रिसर्च की दुनिया में आगे जाना होगा, वहाँ पर मेरिटोक्रेसी एक बेहतर व्यवस्था हो सकती है। लेकिन इसके साथ एक दिक्कत है, ये सोशल जस्टिस के खिलाफ है, क्योंकि इस व्यवस्था से पिछड़े और वंचित वर्ग के लोगों को कभी भी न्याय नहीं मिल पाएगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक अमीर घर का लड़का राम है और इसके पिताजी अमीर हैं, इसलिए इसे अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, अच्छा एजुकेशन मिलेगा, अच्छा माहौल मिलेगा। इसके बावजूद भी इसे अलग अलग ट्यूशन पर भेजा जा रहा है ताकि ये किसी भी एंगल से पढ़ाई में कमजोर ना हो। तो इस बात की ज्यादा संभावना है कि ये बच्चा आगे चलकर होनहार
समझदार होगा और एक अच्छी नौकरी करेगा जिससे इसकी इनकम ज्यादा होगी और ये भी आगे चलकर अमीर हो जाएगा और ठीक इसके भी बच्चे पीढ़ी दर पीढ़ी शिक्षित और अमीर होते जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ एक रमेश नाम का लड़का है जिसके पिताजी एक मजदूर है, जिससे उसके घर में हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती है। तो इसकी ज्यादा संभावना है कि इस बच्चे को अच्छी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, अच्छा माहौल नहीं मिलेगा और पैसों की कमी से अच्छा एजुकेशन भी नहीं मिल पाएगा और अंततः ये जिंदगी में एक अयोग्य व्यक्ति बनकर रह जाएगा। फिर तो इसकी इनकम भी कम होगी और इस तरह ये भी अपने पिता की तरह गरीब बनकर रह जाएगा और फिर यही प्रक्रिया इसकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि कोई गरीब बच्चा अपनी तेज IQ की वजह से इस दुष्चक्र को तोड़कर बाहर निकल जाता है, लेकिन ऐसा लाखों में एक ही बच्चा कर पाता है। फिर तो लोग गरीब बच्चों को इसी का एग्जाम्पल देने लगते हैं कि हर आदमी अपनी गरीबी से लड़ सकता है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। अपनी गरीबी से लाखों करोड़ों में से गिने चुने लोग ही बाहर निकल पाते हैं और इसका मतलब ये हुआ कि जब आप मेरिटोक्रेसी की बात करते हैं तो मेरिट आमतौर पर जन्मजात नहीं होता है। मेरिट का ज्यादा बड़ा हिस्सा आपके माहौल से आता है और इस तरह हमारे समाज में अपर कास्ट के लोग ज्यादा शिक्षित और संपन्न हैं, तो इस बात की पूरी संभावना है कि उनके बच्चे ज्यादा योग्य होंगे और इस तरह मेरिटोक्रेसी के नाम पर समाज के अमीर लोग ही पीढ़ी दर पीढ़ी अमीर होते चले जाएंगे और गरीब या पिछड़े वर्ग के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब या अयोग्य बनकर रह जाएंगे। इसलिए मेरिटोक्रेसी न होकर अमीरों का साम्राज्य है, क्योंकि उनको ज्यादा सुविधाएं मिलती हैं जिससे वे अपने आप को योग्य साबित कर लेते हैं। चलिए अगर हम मान लेते हैं कि हमारे देश में मेरिटोक्रेसी लागू कर दिया जाए तो हमारे देश में तकनीकी विकास भले ही हो जाए, लेकिन समाज में अशांति फैल जाएगी, क्योंकि अधिकांश समुदाय ऐसा समझने लगेंगे कि देश में हमारी किसी भी चीज में हिस्सेदारी है ही नहीं। और जब भी किसी समुदाय को ऐसा लगता है कि हमारी हिस्सेदारी तो बिल्कुल नहीं है, तो वो समाज में विरोध अथवा विद्रोह पर उतर जाते हैं। लेकिन एक लोकतांत्रिक देश वही होता है जहाँ पर देश के सभी लोग एक साथ विकास कर रहे हैं, तभी देश का भी विकास हो सकता है, अन्यथा सिर्फ एक समुदाय ही आगे बढ़ेगा, पूरा देश नहीं। और जब हम अपने देश को एक डेमोक्रेटिक कंट्री मानते हैं तो हमें अपने देश के सभी समुदाय के लोगों को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा, तभी हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश बन सकता है। क्योंकि हमारे देश के करीब 95% लोग आरक्षण का लाभ लेते हैं और अगर इन्हें छोड़ दिया जाए तो 5% लोग ही कंट्री पर शासन करेंगे और बाकी लोग मुख्य धारा से पीछे छूट जाएंगे। वहीं पर दुनिया भर के इंटेलेक्चुअल लोग ऐसा मानते हैं कि मेरिट का सही इवेल्युएशन ऑब्जेक्टिव तरीके से कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि इस पर बहुत सारी रिसर्च हुई है। जैसे कि अमेरिका में एक IQ टेस्ट हुआ जिसमें ज्यादातर श्वेत बच्चे बेहतर परफॉर्म करते थे और उसके बाद में एक बड़ी वजह ये समझ में आया कि IQ टेस्ट बनाने वाले सारे श्वेत लोग होते थे। तो यहाँ पर ये संभावना है कि अगर बच्चा एग्जामिनर के जाति या समुदाय से बिलोंग करता है तो उसका नंबर अच्छा हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि एग्जामिनर किसी खास जाति या वर्ग के लोगों से नफरत करता हो, तो भी ये संभावना है कि उस समुदाय के बच्चों का मार्क कम हो सकता है। तो सब बातों की एक बात यह है कि मेरिट का सही तरह से मूल्यांकन करना संभव नहीं है, क्योंकि हम कितना भी ऑब्जेक्टिव हो जाएं, कहीं न कहीं थोड़ी मात्रा में सब्जेक्टिविटी बनी रहती है। इन सारी बातों का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमारे देश में मेरिट की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हमारे देश में एक ऐसा बैलेंस स्थापित करना होगा जिससे सोशल जस्टिस और मेरिट की प्रक्रिया आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर हमारे पास मेरिट नहीं होगी तो हम एक देश के रूप में बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। साथ ही ये भी जरूरी है कि सोशल जस्टिस की भी प्रक्रिया लगातार चलती रहनी चाहिए, ताकि समाज में जितने भी लोग वंचन के शिकार रहे हैं उन्हें मुख्य धारा में लाया जा सके, क्योंकि हमारे देश के करीब 95% लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी रूप में वंचन के शिकार रहे हैं। और अगर हम 95% लोगों को छोड़कर चलेंगे तो हम इतना आगे चले जाएंगे कि हमारा पूरा समाज ही पीछे छूट जाएगा। इसलिए जब तक हम पूरे समाज को एक साथ लेकर डेवलपमेंट की तरफ नहीं चलेंगे तब तक हमारे देश का विकास नहीं होगा, हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा, देश के कुछ लोग आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए हमारे देश में एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि समाज के वो समुदाय जो विकास की धारा में हजारों साल में पीछे छूट गए, इसलिए नहीं छूटे कि वो अयोग्य थे, बल्कि इसलिए छूटे कि उनको अवसर कम मिले। तो आज हमें उन्हें कुछ अतिरिक्त सुविधाएं देकर मुख्य धारा में लाना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हमारी आरक्षण की व्यवस्था में सिस्टमेटिक रिफॉर्म की जरूरत है। जैसे कि आरक्षण का लाभ वही लोग उठा पाते हैं जो लोग पहले से अमीर और शिक्षित हैं, उन्हें कभी नहीं मिल पाता है जो लोग दरअसल में वंचित है, पिछड़े हैं। क्योंकि जो लोग पिछड़े समाज में भी संपन्न और शिक्षित हैं, सिर्फ और सिर्फ वही लोग आरक्षण का लाभ ले पाते हैं। और जब समाज में गलत रूप से आरक्षण का इस्तेमाल होगा तो लोगों में नाराजगी बढ़ना लाजमी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।